नमस्कार साथियों, दोस्तों। जो लोग भी मॉडल सीरीज कर रहे हैं उनको उन सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं बता दूं कि आप लोगों का जो मॉडल सीरीज है और खास करके जो भी एग्जाम में आपके आते हैं उसको बारीकी से डिस्कस किया जा रहा है और इसको अच्छी तरह से नोट्स के रूप में भी आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ ये इस इंटेंसिटी के साथ कर रहा हूँ कि अब तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं उसी एनालिसिस पैटर्न पे है। यानी सिर्फ इतना ही अगर आप कर लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे तब भी आपका मॉडल से क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो ये जहां भी आया है क्वेश्चन, चाहे वो नेट जेआरएफ में आया हो, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हो, मेंस में आया हो, या फिर आप देखेंगे कि जीआईसी के पेपर में कोई क्वेश्चंस आया है, इवन पीजीटी और टीजीटी में भी अगर आया है, तो इन सब के आधार पर ही हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम आप लोगों के साथ अब आगे बढ़ें और आज का जो टॉपिक है वान थ्यूनेन मॉडल है। और वान थ्यूनेन मॉडल यानी कृषि अवस्थिति सिद्धांत। ये जो पीपीटी या नोट्स है ये एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके आप हैंड रिटन नोट्स भी अपना बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम मॉडल्स की तरफ और कॉन्सेप्ट की तरफ। वान थ्यूनोन का एग्रीकल्चर मॉडल क्या है उसको बारा समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये जो मॉडल है ना आज से करीब 200 साल पहले दिया गया था। अब 200 साल पहले सोचिए कि उस समय क्या नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग से हट जाता है कि ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाला कोई गाड़ी है वो तो नहीं होगा। गांव में आप पहले बैलगाड़ी देखते थे, घोड़ा गाड़ी देखते थे, वही चलता रहा होगा पहले। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या चलता था, तो नाव से लोग सफर करते थे। आप देखते थे जितने भी प्राचीन नगर थे वो नदी के किनारे बनाए जाते थे। उसका एक पर्पस होता था कि परिवहन हम करें, आराम से चलते रहें इसी पे और नगर से नगर पहुंच जाए। कोई भी ऐसा प्राचीन नगर आप नहीं देखेंगे जो किसी ऐसे जगह पे बनाया गया हो जो हटके हो नदी से। अधिकतर ये ऐसे मिलते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी का मतलब था कि कृषि पे डिपेंड रहने वाले लोग थे। खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तो लोग नदी के किनारे बस जाते थे। अब सवाल होता है कि जब वान थ्यूनेन ने एग्रीकल्चर मॉडल दिया था तो वो आज से 200 साल पहले यानी 1823 ईस्वी में 1823 में ये मॉडल आया था। अब उनका कहना है कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट्स होता है एक केंद्रीय बाजार के चारों तरफ होता है, एक वलय में होता है। अब इस चीज को थोड़ा मैं समझाता हूं। जैसे कभी गांव आप जाते हैं तो गांव अगर आप जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब गांव में नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले आप याद करेंगे कि एक छोटा सा गांव आपका और उसमें एक हाट लगता था। समझ रहे हैं? और हाट अगर लग रहा है बहुत बड़े क्षेत्र में, इसका मतलब है कि वहीं बस्ती भी बसा हुआ है। अब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक ही बाजार हो सकता है पहले यही रहा होगा। पुरानी फिल्मों में देखते थे ना कि एक बाजार है और बाजार के चारों तरफ गांव बसा हुआ है, यानी उस गांव में एक ही बाजार लगता था, यानी सेंट्रल बाजार का कॉन्सेप्ट था। और उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर होता है, चाहे आप पशु को पालते हैं या आप चावल करते हैं, गेहूं करते हैं, मटर करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन सब का इसी केंद्रीय व्यापार के चारों तरफ डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उस समय आज से 200 साल पहले सबसे पहले परिवहन के साधन को तो हटा दीजिए। परिवहन का साधन नहीं था, यानी कार नहीं था, जीप नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, हवाई जहाज, रेलवे, ये सब कुछ नहीं था क्योंकि उस समय उसका डेवलपमेंट नहीं था। तो इस थियरी में उन सब परिवहन साधन का कोई जिक्र नहीं है। परिवहन साधन के रूप में सिर्फ और सिर्फ घोड़े गाड़ी का प्रयोग किया जाता था और नदी में नाव का प्रयोग किया जाता था। तो उनका कहना है कि किसी भी प्रदेश में एक सेंट्रल मार्केट होता है, उसी पे सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए डिपेंड रहते हैं और उसी के चारों तरफ कृषि पट्टी का विकास हो जाता है जो एक वलय में होता है। और उन्होंने कहा कि 6 पट्टियां विकसित होती हैं। अब इसका पूरा सार क्या है, इसको समझिए, इसको समझिए। अब फिर से मैं वही कहूंगा कि जब मानव का विकास हुआ रहा होगा तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में आए और एग्रीकल्चर में धीरे धीरे गांव बस गया। अब गांव अगर बस गया, अगर बड़ा बस्ती बस गया, तो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक सेंट्रल मार्केट तो होगा ना।
तो किसी जगह पे एक सेंट्रल मार्केट हो जाया करता था, उसके चारों तरफ आप जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी तो होगा ही, और लोग अपनी आवश्यकता के रूप में वहीं पे डिपेंड हो जाया करते थे। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सार क्या है और क्या क्या कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है, तो आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने इस नोट्स को आपके सामने रखा है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी ये क्या कहता है, तो वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो वो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि वो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जर्मन अर्थशास्त्री। तो वान थ्यूनेन क्या थे? एक जर्मन अर्थशास्त्री जिन्होंने 1826 में एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी दिया था, यानी 1826 में कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था। अब सवाल उठता है कि उनका जो बेसिक मूल उद्देश्य था वो क्या कहना चाहते थे एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी में। तो उनका कहना था कि बाजार में बढ़ती दूरी के साथ कृषि गहनता में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल मार्केट है, वहां मैक्सिमम लोग हैं, तो वहां पे आसपास वो चीजें होंगी जो बाजार में बिकती हो, जो जल्दी बिक जाती हो, या फिर बाजार की आवश्यकताओं से दूर अगर हो, खराब होने वाली चीजें वहीं आसपास में मिल जाए। तो अगर जनसंख्या को किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उसी के आसपास उसका डेवलपमेंट्स होगा। उनका कहना था कि बाजार में बढ़ती दूरी के साथ कृषि गहनता में परिवर्तन आता है, और किस तरह से परिवर्तन आता है उसको जरा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा कहते हैं कि बाजार में बढ़ती दूरी के साथ साथ भू उपयोग में सकंद्रीय वलय के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई सेंट्रल बस्ती है, केंद्रीय बाजार है, उसके चारों तरफ अगर कोई चीज लग रहा है, जैसे आप पशुपालन कर रहे हैं या लकड़ी उत्पादन कर रहे हैं या फिर आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसका एक वलय बन जाता है चारों तरफ, यानी बीच में बाजार होगा और चारों तरफ एक वलय के रूप में इसका विकास होता है। तो यही दो चीज आप याद रखिएगा। तो बेसिक्स इसका क्या है? बेसिक्स एक तो याद रखिएगा, बाजार में बढ़ती दूरी के साथ कृषि गहनता में परिवर्तन आ जाता है, यानी जैसे जैसे बाजार से आप बाहर की तरफ जाएंगे गहनता में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर मैं इस काले रंग के बिंदु की बात करूं, तो बीच में ये जो है सेंट्रल सिटी है और इसके चारों तरफ एक वलय बनता है। जैसे 6 वलय की बात की है उन्होंने, कितने वलय की बात की है? 6 वलय की बात की है। इन 6 वलय में किन किन चीजों का विकास होता है उसी में बताया गया है एग्रीकल्चर के रूप में, तो उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इसकी शर्तें देख लें, क्या क्या है इनकी शर्तें। तो सबसे पहले देखिए, टर्म एंड कंडीशन, इस सिद्धांत का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। इनका कहना था कि केंद्रीय बाजार से ये जो कृषि की पेटियां हैं तभी वलय रूप में डेवलप्ड होंगी जब वो कुछ नियम और शर्त को पालन करें। जैसे वो सिटी कुछ नियम और शर्त को पालन करे, तो नियम और शर्त क्या है देखिए, वान थ्यूनेन सिद्धांत की नियम एवं शर्त क्या है। तो सबसे पहला है नियम और शर्त, आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि वह एक विलग प्रदेश होना चाहिए। जैसे आप गांव में जाते हैं ना, बहुत चौड़ में आप देखेंगे कि एक बस्ती बसी हुई है, वैसा ही समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो सबसे कट के है, यानी एकदम अलग थलग है। यानी वो एक एकाकी क्षेत्र होना चाहिए, उसका कनेक्शन किसी और बाजार से नहीं होना चाहिए और उसके बीच में एक बाजार होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल मार्केट इन द मिडिल ऑफ द रीजन, यानी वो जो बस्ती है, वो जो क्षेत्र है, उसके बीच में एकदम बाजार होना चाहिए, सेंटर में एकदम बाजार होना चाहिए। और ऑफ कोर्स है, कोई बस्ती बसता है तो आप देखेंगे कि एक सेंट्रल सदर बाजार हो जाएगा। बहुत पुराना बाजार होता है ना, कहीं 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 आप देखेंगे पुराना सदर बाजार है, अभी तक उस सिटी में चल रहा है। तो आप कुछ इसी तरह से इमेजिन कर लीजिए। दूसरा, फिजिकल कंडीशन मस्ट बी सिमिलर। अब फिजिकल कंडीशन मस्ट बी सिमिलर का क्या मतलब है? फिजिकल कंडीशंस का मतलब है कि वहां का भौतिक जो पर्यावरण है वो एक निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब का मतलब है कि अगर वो टोपोग्राफिकल कंडीशन है, उसका उच्च आवाज है, तो एक तरह का उच्च आवाज होना चाहिए, यानी मैदान है तो मैदानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदान है वहां पर्वत हो जाए, मैदान है और यहाँ पे रेगिस्तान हो जाए, तो ऐसा नहीं। उसका टोपोग्राफी क्या होना चाहिए? एकदम फिक्स होना चाहिए। तो भौतिक परिस्थितियां समान होनी आवश्यक है, जिसमें स्थलाकृति एक जैसी हो, उसका जलवायु एक एक जैसा हो,
सॉयल उसकी मिट्टियां एक जैसी हो। अगर मिट्टी मान लीजिए रेगिस्तानी मिट्टी आ गई, अगर वहां पे ऊसर मिट्टी आ गई तो गहनता में परिवर्तन आ जाएगा। वेजिटेशन समान हो, वेजिटेशन का मतलब फॉरेस्ट एरिया, ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया कहीं इधर उधर है, फिर उस वलय को डेवलप होने में प्रॉब्लम होता है। समझ गए? अब जरा देखिए, इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं। शर्त और भी क्या है? केंद्रीय बाजार में उत्पादों के मूल्य निर्धारित होते हैं। केंद्रीय बाजार में उत्पाद का जो मूल्य है ना वो फिक्स है। जैसे केंद्रीय बाजार में अगर कोई भी चीज, चावल है, गेहूं है, या फिर मान लीजिए दूध है या सब्जी है, ये सब ऐसा नहीं है कि कोई किसी कितना भी बेच ले। यानी कृषक को, जो बेचने वाला है, उसको इसके बारे में पूरी जानकारी होती है और सारे मूल्य निर्धारित होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला इसके अलावा शर्त है बाजार में उत्पादों के मूल्य निर्धारित हैं। उसके बाद कृषक को केंद्रीय बाजार की पूर्ण जानकारी है। अगर कृषक है तो उसको वहां के बारे में पूर्ण जानकारी है। याद रखिएगा, ये सब वन थ्यूनेन मान के चलते थे। तो ये वाला शर्त तो आप समझ गए, दूसरे वाला शर्त को भी समझ गए। तीसरा क्या है कि हॉर्स कैरेज एंड बोट आर यूज्ड फॉर एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने कहा कि उस समय तो कार था नहीं, जीप था नहीं, ट्रैक्टर था नहीं, तो लोग क्या करते थे? या तो नाव का यूज करते थे, नदी बन गया, या फिर घोड़े गाड़ी का यूज करते थे। तो उस समय की प्रथा आप समझ ही रहे हैं, घोड़े गाड़ी जो जर्मनी के संदर्भ में दिए थे, तो उस समय वो घोड़े गाड़ी ही देखते थे। हमारे इंडिया में बैल का प्रयोग किया जाता था, वहां बैल है नहीं, तो वहां घोड़े के रूप में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी को यहाँ पे हम बैल के रूप में जैसे बैलगाड़ी का यूज करते हैं, तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये तो शर्तें थी। दूसरा एक और शर्त थी कि प्रति इकाई एवं प्रति इकाई भार परिवहन मूल्य में वास्तविक वृद्धि होती चली जाती है। इसका मतलब क्या था? अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे जैसे आप केंद्र से यानी सेंट्रल मार्केट से दूर होंगे, प्रति इकाई भार में और उसके परिवहन मूल्य में परिवर्तन आता चला जाता है। यानी बहुत दूर जाएंगे तो परिवहन मूल्य आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसका मतलब आप अगर विवेकी हैं तो उन चीजों को बिल्कुल केंद्रीय मार्केट के पास में रखिए, तभी आपका विकास हो पाएगा। अब हम देखते हैं, ये सब शर्त हैं, याद रखिएगा जो शर्तें हमने दी, ये शर्त एज इट इज आपसे पूछा जाता है। तो शर्त हमने कितनी दी है आपको? तो टर्म्स एंड कंडीशंस में मैंने आपको शर्त कितनी दी है? देखिए, पहला शर्त तो आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए, दूसरा सेंट्रल मार्केट बिल्कुल बीच में होना चाहिए, तीसरा फिजिकल इन्वायरमेंट फिक्स होना चाहिए, चौथा हमने आपको कहा कि प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो हर जगह समान होना चाहिए, यानी वहां पे एक ही दाम होना चाहिए। पांचवा है कि फार्मर को इस चीज की जानकारी होती है कि केंद्रीय बाजार में कौन कहाँ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी मिलती है उसको। छठा जो है हॉर्स का और बोट का ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। और सातवां है कि जो परिवहन मूल्य है वो प्रति इकाई जो उत्पाद है भार के संदर्भ में दूरी के साथ बढ़ता चला जाता है। तो ये तो आप जान गए। अब वान थ्यूनेन ने सिद्धांत दो तरह का दिया था, समझिए। अगर वान थ्यूनेन मॉडल को आप देखेंगे तो यहां पे वान थ्यूनेन ने दो तरह का सिद्धांत दिया। सबसे पहले एक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था जिसमें उनका कहना था कि ये थ्योरेटिकल मॉडल है, सैद्धांतिक मॉडल है। अब सैद्धांतिक मॉडल का क्या मतलब था? मैंने अगर कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए कोई बस्ती है, कोई नगर है, अगर बस गया एकाकी प्रदेश में और वहां नदी नहीं है, अगर नदी नहीं है और बीच में मार्केट बन गया, तो उसके चारों तरफ खेत की जो प्रणाली होगी वलय के अनुसार होगी। लेकिन सपोज कीजिए अधिकतर उन्होंने जब दो तरह का सिद्धांत दिया, तो उनका कहना था कि अगर मान लीजिए नगर में कोई नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो जाहिर सी बात है नदी के किनारे वो गांव या कस्बा डेवलप्ड होगा, और उसका जो सेंट्रल मार्केट है अगर डेवलप्ड होगा तो नदी के दोनों तरफ वलय नहीं बल्कि एक लीनियर पैटर्न में डेवलपमेंट पिट्टी के रूप में हो जाएगा। जैसे दो तरह का सिद्धांत, एक देखिए, ये सिद्धांत है जो कृषि वलय सिद्धांत कह सकते हैं, या कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं इसको, जो वलय के रूप में 6 वलय के रूप में हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां सेंट्रल मार्केट है और बीच में जो ब्लू रंग है ये देख रहे हैं ना, ये नदी है। तो अगर नगर के बीच में कोई नदी बह रही है
तो इसका विकास वलय में ही होता है, लेकिन नदी के दोनों तरफ गहनता बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले तो सिद्धांत उन्होंने दिया था जो थ्योरेटिकल मॉडल था, सैद्धांतिक मॉडल था। दूसरा जो मॉडल था वो बिहेवियरल मॉडल था। बिहेवियरल मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल है, हम देख सुन के मॉडल देते हैं। तो सबसे पहले जब ये दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अधिकतर जो शहर है वो नदी के किनारे बन जाए। अब नदी के किनारे बनेंगे तो उसी तरह से वलय प्रतिरूप उसका इंप्लीमेंट हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक सैद्धांतिक मॉडल है यानी थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। ऐसे समझिए, ये व्यवहारिक वाला है, इसमें नदी को निकाला गया और इसके दोनों तरफ वलयनुमा संरचना में पेटी का विकास हो गया। ठीक है, अब पेटियां कितनी हैं और इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिए। तो अकॉर्डिंग टू वान थ्यूनेन 6 कॉन्सेंट्रिक जोन ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल मार्केट। तो उनका कहना था कि जो ये सेंट्रल मार्केट होता है ना, ये जो अगर इसको हम सेंट्रल मार्केट अगर मान लें तो इसके चारों तरफ 6 पेटियों का विकास होता है। समझ गया? अब ये 6 पेटी आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो याद रखिएगा, पहला जो पेटी है इसको देखिए, पहला जो पेटी है इसको देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला जो पेटी है देखिए, सेंट्रल मार्केट से सबसे नजदीक, सेंट्रल मार्केट से सबसे नजदीक आप याद रखिएगा कौन सी पेटी होती है। तो याद रखिएगा, ये वैसी पेटी होती है जो ट्रक फार्मिंग कहलाती है, यानी फल और सब्जी वाली। याद रखिएगा, यहाँ पे फल और सब्जी तथा दूध का कृषि बेल्ट डेवलप होता है। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट बेल्ट में ही क्यों डेवलप हुआ? तो आप देखेंगे ना, जो खेत से लेकर मार्केट में पहुंचाने के बाद 24 से ज्यादा घंटा नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट बेल्ट में उसको प्रश्रय दिया गया। तो पहले भी यही होता था। तो अगर फल सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो आप मार्केट के ही आसपास लगाया जाता था। दूसरा याद रखिए, दूसरा जो बेल्ट होता है वो जलावन की लकड़ी का बेल्ट होता है। जलावन की लकड़ी का मतलब क्या हुआ? फायरवुड्स, लंबर प्रोडक्शंस। आज से 20-25 साल पहले बहुत सारे लोगों के घर में ना रसोई गैस नहीं पहुंचा था। तो आप देखें बाहर जो लकड़ियां बिकती थी, लकड़ियां, आम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, लोग जलावन में इस्तेमाल करते थे। आज भी आप गांव में जलावन की लकड़ी, जिनके पास फॉरेस्ट एरिया है, वो लोग करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री उसके लिए प्रश्रय दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले क्या था कि सेकेंड बेल्ट में जलावन की लकड़ियां होती थी। अब चूंकि केंद्र के पास यानी जो सेंट्रल मार्केट है वहां पे जलावन की लकड़ियां का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप उसको अगर बहुत बाहरी वाली पेटी में इसको विकसित करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। और लकड़ी ऐसी चीज थी कि उस समय बहुत सस्ते रेट में लोग चाहते थे, खाना बनाना बहुत सस्ते में लेना चाहते थे। तो अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो वो फिर मार्केट में कंज्यूम नहीं होगा। इसलिए सेकेंड बेल्ट में जलावन की लकड़ी या कृषि बेल्ट का डेवलपमेंट था। अब जो थर्ड बेल्ट था, याद रखिएगा, जो थर्ड बेल्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, सेकेंड तो जान गए, थर्ड जो है गहन एवं व्यापक कृषि पेटी, जिसमें कोई प्रतिभूमि नहीं हुआ करती थी। लोग जानते थे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, गहन कृषि करेंगे, जैसे चावल, गेहूं। तो उस समय जर्मनी में अगर कहें तो गेहूं का उत्पादन या फिर वैसे रबी फसल का उत्पादन किया जाता था, लेकिन गहनता के साथ किया जाता था। इसलिए क्योंकि हर जमीन का उत्पादक यानी उत्पादन और उसका मूल्य हुआ करता था, इसलिए पड़ती जमीन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि मध्य में कह सकते हैं इसको। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे चौथे बेल्ट में अगर हम पहुंच जाएं यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना, एरिया बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जा रही है। तो कृषक के लिए अपार भूमि होती थी। अपार भूमि का मतलब है कि पड़ती भूमि भी छोड़ देते थे, कुछ में चारागाह कर देते थे और कुछ में आप फसलों को कर लेते थे। तो चौथा जो बेल्ट था, फसल भी लगाते थे, पड़ती भूमि भी हुआ करती थी। अब देख रहे हैं ना, तो चौथा जो बेल्ट था उसमें पड़ती भूमि भी छोड़ी जाती थी, फसल भी लगाते थे और कुछ चारागाह पशुपालन के लिए भी रख लेते थे। समझ गए? अब जो चौथा बेल्ट है के बाद जो पांचवा बेल्ट था, ये जो पांचवा बेल्ट था, अब यहाँ पे पॉपुलेशन 9 के बराबर हुआ करता था। कृषक क्या करते थे कि इसको मिश्रित खेत प्रणाली बना लिए थे, जिसको हम 3 कृषि पद्धति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्रॉप रोटेशन करते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि पारिस्थितिकी कृषि हो जाए। आप
इसलिए करते हैं कि कृषि की मिट्टी, जो जमीन की मिट्टी है, उसका उपजाऊपन बना रहे। तो ये लोग क्रॉप रोटेशन करके 3 खेत प्रणाली का विकास कर लिए थे। यानी एक ही फसल नहीं करना है, बारी बारी से हमें अदला बदली करके फसल उगाना है। तो 3 कृषि प्रणाली, चक्रीय पद्धति या पारिस्थितिकी कृषि। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वान थ्यूनेन का मॉडल है उसमें पारिस्थितिकी कृषि के लिए कौन से बेल्ट में जगह था, तो 5वें में था। अब उसके सबसे बाहर वाले क्षेत्र में, यहाँ पे देखिए, सबसे बाहर वाले क्षेत्र में 6ठे में पशुपालन किया जाता था। याद रखिएगा, सबसे बाहर वाला क्षेत्र पशुपालन। अब यहां भी हमने आपको इंग्लिश में लिख दिया हुआ है। तो पहला आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल सिटी। नेविगेबल रिवर कौन सा है, तो जो ब्लू रंग का आप देख रहे हैं ये रिवर है। पहले बेल्ट में मार्केट गार्डनिंग, मिल्क प्रोडक्शन होगा। दूसरे बेल्ट में फायरवुड और लंबर प्रोडक्शन होगा। उसके बाद तीसरा जो है क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलोलैंड। फैलोलैंड का मतलब होता है पड़ती भूमि। क्रॉप फार्मिंग, फैलोलैंड एंड पास्चर। मैंने कहा कि वहां पे क्या होगा, फसल भी होगा, चारागाह भी होगा, और वहां पे पड़ती जमीन भी होगी। उसके बाद 3 फील्ड सिस्टम। ये कई बार पूछा गया है कि 3 फील्ड सिस्टम किस में होता है, तो याद रखिएगा इसी में होता है, यानी 5वें नंबर पे। और सबसे लास्ट वाला जो क्षेत्र है उसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग। समझ गया। तो इसका मतलब था कि 6 खेत प्रणाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आपके पूछा जाता है। दूसरा, मैंने जो नियम और शर्तें बताई हैं वो पूछा जाता है। तो 6-7 जो शर्त हमने आपको रखा, और ये याद रखिएगा। और बाकी इसके आलोचना के बारे में जमकर आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपसे कहूं, 200 साल बाद भी अगर देखें, तो हमारे इंडिया के कुछ गांव ऐसे हैं उसमें इस पद्धति को अभी भी देखा जा रहा है। इंडिया में भोपाल नगर एक ऐसा है जिसमें प्रमिला गुप्ता है, या किसी ने कहा था कि भोपाल एक आइडियल स्टेज है जहां वान थ्यूनेन के मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 पट्टी है जो कृषि अवस्था को बताता है, जो वान थ्यूनेन मॉडल के आधार पर विकसित हुआ है भोपाल नगर के बारे में। 5वां बेल्ट और 6ठा बेल्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर मैं कहूं, तो इसका क्रिटिसिज्म तो आप हर बेल्ट के रूप में कह सकते हैं। अब सबसे पहला, मार्केट तो एक जैसा होता नहीं है। मार्केट का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। एक सेंट्रल मार्केट पे अब कोई चीज डिपेंड है नहीं। आप शहर में चले जाइए तो मार्केट ही मार्केट हो गया है। किसी भी बेल्ट में मार्केट का डेवलपमेंट हो जाता है। वहां जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वहां उसका मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी छोटे से गांव और कस्बे के लिए इस मॉडल को थोड़ा सा हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो सेकेंड बेल्ट है और पहले बेल्ट है उसका अब क्या हो गया, पूरी तरह से वो खत्म हो गया है। जो हम कहते हैं कि नगर के जस्ट बगल में पहले बेल्ट में हम फल और दूध और सब्जी के बारे में हम सोचते हैं, वो अब अंतिम बेल्ट में चला गया है। क्योंकि हम शहर में क्या करते हैं, शहर में एग्रीकल्चर करेंगे तो रहेंगे कहाँ, रिहायशी जमीन है, तो जमीन महंगी हो जाती है तो लोग पीछे करते हैं इसको। यानी ये बेल्ट चेंज हो गया, फल दूध और सब्जी ट्रक फार्मिंग का पीछे हो गया है। दूसरा जो सेकेंड बेल्ट था उसमें जलावन की लकड़ी की जगह पे अब अल्टरनेटिव बहुत आ गया, तो ये बेल्ट भी समाप्त हो गया। तीसरा जो बेल्ट है इसको थोड़ा सा हम नगर के संदर्भ में नहीं बल्कि छोटे कस्बे के संदर्भ में समझ सकते हैं कि यहाँ पे गहन कृषि का एक क्षेत्र डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत परिवर्तन हो गया। तो विकासशील देशों में या भारत के संदर्भ में इसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट, या अब वर्तमान रूप से इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सारा स्पेस आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मॉडल बेहतर है कि आपको पसंद आया होगा, और इस क्लास को आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, और मुझे बताते रहिएगा कि आपको मैसेज डाल के कि आपको और भी कौन से मॉडल की आवश्यकता है। तो आगे ये मॉडल सीरीज चलता ही रहेगा। अभी मॉडल खत्म नहीं हो रहा है, अभी मॉडल्स बहुत सारे हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।